नीतीश कुमार ने की लोगों के लिए प्रार्थना। पटना में रुपेश के परिजनों से मिले सीएम नीतीश कुमार। सीएम आवास पर मिले रुपेश के परिजन। सीएम आवास पर करीब 1.5 घंटे तक हुई बातचीत। बीजेपी एमएलसी संजय पासवान ने मंत्रिमंडल के विस्तार पर दी प्रतिक्रिया। जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार की कही बात। मौके पर नए चेहरे को जगह मिलने की जताई संभावना। और पटना में सामाजिक कार्यकर्ता राम माधव की पुस्तक का लोकार्पण। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट पर लोकार्पण। बीजेपी एमएलसी संजय पासवान रहे मौजूद। चलिए शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पीएमसीएच के नए भवन का शिलान्यास करेंगे। 5,462 बेड वाले नए भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद है। पीएमसीएच का नया भवन बनने के बाद ये देश का सबसे बड़ा अस्पताल होगा। सीधे आपको लिए चलते हैं शिलान्यास समारोह में। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए था, जिस संकट के क्षेत्र में, संकट के समय में हमारे स्वास्थ्यकर्मी, हमारे चिकित्सक पूरी ताकत के साथ लड़ते रहे। पिछले 20 साल में जितनी एईएस से मृत्यु किसी एक साल में होती थी, उससे भी कम मृत्यु पिछले 2020 में हुआ। और देश का सबसे बड़ा पीकू अस्पताल भी 8 महीने के रिकॉर्ड टाइम में मुजफ्फरपुर में हम सब लोगों ने बन के दिखाया और माननीय मुख्यमंत्री जी से उसका शिलान्यास भी करवाया और उसका उद्घाटन भी करवाया। और एईएस के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमने जमीन पर अपनी टीम भी तैयार की। उसी प्रकार से जब कोरोना का विश्वव्यापी संकट आया तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिन रात स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव से लेकर पटना मुख्यालय के सचिवालय तक काम करके कोरोना को नियंत्रित कर दिया है। और आज स्थिति ये है कि पूरे राज्य में लगभग 860 ही एक्टिव मरीज बचे हुए। रिकवरी रेट 99.07% हो गया। हम अब 100% के पास पहुंच गए। तो हम सब लोग लगातार स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बेहतर काम भी कर रहे हैं। और आप सब लोगों ने देखा होगा कि कोरोना के टीकाकरण के काम में भी बिहार पूरे देश में पहले नंबर पर रहा। तो ये सब काम बहुत योजनाबद्ध तरीके से हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। और यह जो अस्पताल है, यह अस्पताल भी 3 फेज में अपने निश्चित समय 7 वर्ष की काल अवधि में बनकर तैयार हो जाएगा। और जब यह तैयार होगा तो यह विकसित बिहार का संदेश भी देगा। और फिर वो गरिमा वापस मिलेगी इस पीएमसीएच को, जिसकी इच्छा हमारे पीएमसीएच के पूर्व के छात्रों को रहती है कि एक बार फिर से वो पीएमसीएच की गरिमा लौट के आए। और 2025 जब इस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का 100 साल पूरा होगा, उसके पूर्व इस पीएमसीएच का फर्स्ट फेज बनके तैयार हो जाएगा। और फर्स्ट फेज जो बनके तैयार होगा उसके अंदर 2073 बेड रहेंगे। तो जब 100 साल पूरा करेगा ये पीएमसीएच, उसके पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग ये तोहफा बिहार की जनता को, इस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को देंगे। इस बात का हम पूरा विश्वास रखते हैं। एक बार फिर से मंच पर आए हुए अपने सभी अतिथियों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और सामने उपस्थित सभी स्नेही स्वजनों का भी सिर झुका के नमस्कार करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत आभार आपका। माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास रथ वाहक, स्वस्थ, सुखी, विकसित बिहार के बढ़ते कदम के मजबूत स्तंभ, राज्य के अनुभवी नेता माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार आदरणीय श्री तारकिशोर प्रसाद जी से निवेदन है कि आज की महान सभा को संबोधित करें। स्वागत है। पटना चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल के पुनर्विकास परियोजना के ऐतिहासिक एवं पावन शिलान्यास के अवसर पर उपस्थित
बिहार के सम्माननीय ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, इस अवसर पर उपस्थित भारत सरकार के सम्माननीय वरिष्ठ मंत्री, हम सबों के नेता श्री रविशंकर प्रसाद जी, बिहार विधानमंडल के सम्माननीय वरिष्ठ सदस्य, हम सबों के सहयोगी श्री अरुण कुमार सिन्हा जी, श्री नितिन नवीन जी, इस अवसर पर उपस्थित मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी, पटना के आयुक्त श्री संजय अग्रवाल जी, श्री संजय कुमार सिंह जी, पीएमएसआईसीएल के श्री प्रदीप कुमार झा जी, कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति श्री मनोज कुमार जी, पीएमसीएच के सम्माननीय प्राचार्य श्री विद्यापति चौधरी जी, पीएमसीएच के सम्माननीय अधीक्षक श्री इंद्रशेखर ठाकुर जी, मुख्यमंत्री जी के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा जी, श्री गोपाल सिंह जी, जिला पदाधिकारी पटना एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री उपेंद्र शर्मा जी, इस अवसर पर उपस्थित पटना ही नहीं बिहार के लब्ध प्रतिष्ठित चिकित्सक श्री आर्यन सिंह जी, श्री गोपाल सिंह जी एवं अन्य सभी प्रमुख चिकित्सकगण, पीएमसीएच के सभी सम्मानीय चिकित्सकगण, छात्र छात्राएं, सभी स्वास्थ्यकर्मी एवं इस महती सभा में उपस्थित सभी हमारे पटना के नागरिक भाइयों, मातृशक्ति के रूप में उपस्थित हमारी माताएं, बहनें, नौजवान दोस्तों, मीडिया के मित्रों, वास्तव में आज यह ऐतिहासिक क्षण है। 2005 से बिहार के विकास में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास की नई इबारत लिखी गई है, विकास के जो सुनहरे पंक्तियां लिखी गई है, उसका यह मुझे लगता है कि सर्वोत्कृष्ट क्षण है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल की नींव के हम साक्षी हैं और हिंदुस्तान में बहुत प्राचीन चिकित्सा की परंपरा रही है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया की जो हमारी सांस्कृतिक अवधारणा है। और जब आप याद करेंगे चरक को, धन्वंतरी को, तो लगेगा कि चिकित्सा के द्वारा सेवा की एक प्राचीन कालीन परंपरा के हम तो वाहक रहे हैं। मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उनकी सोच और बिहार के विकास के लिए उन्होंने जो सपना देखा है, उन सपनों को हमारे स्वास्थ्य मंत्री, हम सबों के अन्य सहयोगी श्री मंगल पांडे जी उसके वाहक बने हैं। और वास्तव में आज इस मंच पर आकर लगता है कि हम सब
कितना भावुक है कि पीएमसीएच की जो पुरानी परंपरा और गरिमा रही है, पीएमसीएच से चिकित्सक बने ऐसे सैकड़ों चिकित्सक हैं जो पूरे विश्व में पीएमसीएच और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। पीएमसीएच सिर्फ पटना का यह मेडिकल कॉलेज और अस्पताल नहीं है, बल्कि पूरे विश्व पीएमसीएच की ओर देखता है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में पटना हमेशा अग्रणी रहा है और आज इस भवन के शिलान्यास के द्वारा हमारी सरकार ने, हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने इस संदेश को देने का काम किया है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां आरजेडी ने एक बार फिर से आवाज उठा ली है। आपको बता दें कि आरजेडी ने एक बार फिर आवाज उठाई है। बोर्ड निगम और 20 सूत्रे में की जगह सुनिश्चित करने की मांग जेडीयू ने भी झारखंड में ठोका ताल। नगर निकाय और पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। जेडीयू ने की मजबूती से चुनाव लड़ने की बात। आरजेडी ने फिर आवाज उठा ली है। आपको बता दें कि बोर्ड निगम और 20 सूत्रे में की जगह सुनिश्चित करने की मांग की गई है। जेडीयू ने भी झारखंड में ताल ठोक दिया है। नगर निकाय और पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गया है जेडीयू। जेडीयू ने की मजबूती से चुनाव लड़ने की बात। बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां आरजेडी ने एक बार फिर से आवाज उठाई है। बोर्ड निगम और 20 सूत्रे मांगों को लेकर सुनिश्चित करने की मांग की गई है। जेडीयू ने भी झारखंड में ताल ठोका है। नगर निकाय और पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है जेडीयू की तरफ से। जेडीयू ने भी मजबूती से चुनाव लड़ने की बात कह दी है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता चंदन वर्मा रांची से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। चंदन, जिस प्रकार से आरजेडी ने एक बार फिर से आवाज उठाई है, 20 सूत्रीय मांगों को लेकर सुनिश्चित करने की बात कही गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? क्या कुछ उनकी मांगे हैं जिसको लेकर ये आवाज उठाई जा रही है? जी देखिए, आरजेडी जो है झारखंड सरकार में सहयोगी दल है। गठबंधन की सरकार में वह भी शामिल है और इसी में है वो सरकार में जो है अपना आवाज जो है उठाते रहते हैं, अपने हक की आवाज को लेकर, चाहे वो विधानसभा सीट को लेकर हो, चुनाव लड़ने की बात हो या फिर अन्य चीजों में भागीदारी को लेकर। मधुपुर सीट से चुनाव लड़ने की, जो मधुपुर में जो उपचुनाव होना था, तो वहां पर दावेदारी कर रहे थे, लेकिन अभी जो है हाजी हुसैन अंसारी के बेटे जब मंत्री बने हैं तब उनका वहां पर मधुपुर से चुनाव लड़ना तय हो गया है। तो यानी ऐसे में अब आरजेडी के हाथ से यह सीट जो है निकलता नजर आ रहा है। तो कहीं न कहीं अब जो है आरजेडी कई चीजों में जो है अपनी दावेदारी पेश कर रही है, वो भी मजबूती से अपना हक मांग रही है। जैसे बोर्ड हो गया, निकाय चुनाव हो गया, इन सब चीजों में अपनी मजबूत दावेदारी पेश करना चाह रही है। वहीं कल अगर बात करें आरजेडी की बैठक की, तो बैठक में बात चुनाव पर चर्चा हुई कि किस तरीके से जो राज्य में है संगठन को मजबूत किया जाए और आने वाले चुनाव में जो है मजबूत दावेदारी पेश करते हुए ज्यादा से ज्यादा विधायक जो है झारखंड में खड़े किए जाए। झारखंड में ज्यादा विधायक आरजेडी के जीत के हैं, ताकि जो अगली बार सरकार बने उस सरकार में काफी मजबूत पलड़ा रहे।
जी, जहां एक तरफ आरजेडी अपने अधिकार के लिए इस प्रकार की तमाम चीजें कर रही है, आवाज उठा रही है, ऐसे में ये भी सामने आया है कि जेडीयू अब बिहार के बाद झारखंड में भी ताल ठोकने जा रही है चुनाव को लेकर। तो ऐसे में क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से जेडीयू की तरफ से साफ कह दिया गया है कि मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, और जिस प्रकार से झारखंड में अब चुनाव लड़ने की बात जेडीयू की तरफ से कह दी गई है, तो ऐसे में क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं? जी देखिए पूजा की आपको बता दूं कि जो क्षेत्रीय पार्टी है वो अन्य राज्यों में भी अपनी पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपने बीते विधानसभा चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में देखा होगा कि झारखंड की जो पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, वह भी बिहार में कई सीटों पर चुनाव लड़ने का काम किए थे। अब जो बंगाल चुनाव हो रहे हैं वहां पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है चुनाव लड़ना चाह रही है। तो कहीं न कहीं क्षेत्रीय पार्टी जो है अन्य राज्यों में भी अब अपने पैर पसारना चाह रहे हैं। तो उसी क्रम में जो है जेडीयू भी जो है झारखंड में भी चुनाव लड़ना चाहती है और बीते समय से चुनाव लड़ती भी आ रही है। कई सीट पर अब दावेदारी वो अपनी मजबूत करना चाह रही है। वह भी चाह रही है कि झारखंड में जो आगामी जो 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, उसके लिए अपने आप को मजबूत करें, उसके लिए तैयार करें, ताकि झारखंड में जो जेडीयू भी है काफी मजबूत स्थिति में यहाँ पर पनप सके और जो सरकार अगली बने उसमें उनकी एक मजबूत दावेदारी हो सकती है। इसके लिए जो है बूथ स्तर से लेकर कहें कि पंचायत स्तर तक तैयारी जेडीयू की शुरू हो चुकी है। डोर टू डोर उनके जो नेता हैं वो जाना शुरू कर दिए हैं, ताकि जो इनकी जो मजबूत है, संगठन की मजबूती जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सके और संगठन को और भी मजबूत बना सके। जी बिल्कुल चंदन, जिस प्रकार से आपने बताया कि जेडीयू की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं ताकि वो अपनी पकड़ अब झारखंड में भी बना सके, और जिस प्रकार से बिहार में जेडीयू की सरकार है, ऐसे में ही कहीं न कहीं झारखंड में भी जेडीयू जो है वो अपने पैर पसार सके और अपना बोलबाला कर सके। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए चंदन। चलिए इसी के साथ रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड के चमोली में एक बार फिर पानी ने तबाही मचा दी है। आपको बता दें कि चमोली जिले के जोशीमठ में ग्लेशियर टूट गया। ग्लेशियर टूटने से नदियों में अचानक पानी बढ़ गया, जिससे तमाम रुकावटें पैदा हो गई हैं। वहीं उत्तराखंड की इस घटना से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चिंतित है। इसी को लेकर नीतीश कुमार ने आपदा में फंसे लोगों और राहत बचाव काम में लगे लोगों के लिए प्रार्थना की है और कहा है कि आपदा में पूरा बिहार उत्तराखंड के लोगों के साथ है। हमारे अधिकारी उत्तराखंड मुख्यमंत्री कार्यालय के संपर्क में हैं। अभी जस्ट सुने, अभी हम जा रहे हैं तुरंत, अभी जा रहे हैं, अभी तुरंत सुने कि वहां पर जो कुछ भी हुआ है उसके लिए हमारे अधिकारीगण भी वहां के पूरे संपर्क में हैं, क्योंकि गंगा नदी से संबंधित ये चीज का असर पड़ने वाला, हम लोगों को भी यहाँ सबको अलर्ट रहने की आवश्यकता होगी। तो अभी उनको तत्काल हम अपनी बात कह करके बैठे हैं, उसी समय हमको सूचना मिली, हम तुरंत जा ही रहे हैं किसी काम को इसके डिटेल में जाए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने रुपेश कुमार सिंह के परिजन सीएम आवास पहुंचे थे। मुख्यमंत्री आवास में 1.5 घंटे तक रुपेश की पत्नी, उनकी बहन, बच्चे और भाई मौजूद रहे। इस दरमियान बिहार के डीजीपी और पटना के एसएसपी को भी मुख्यमंत्री ने बुलाया था। मुलाकात कर मुख्यमंत्री आवास से निकलने के बाद रुपेश के परिजनों ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। रुपेश कुमार सिंह के परिजन पटना पुलिस के दावे से उलट हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सीएम आवास में हुई इस मुलाकात के दौरान डीजीपी और एसएसपी भी मौजूद रहे, लेकिन मुख्यमंत्री आवास से निकलते हुए इन्होंने भी मीडिया से कोई बात नहीं की है। और सूरज दुबे की हत्या को लेकर राजधानी रांची में राष्ट्रीय युवा शक्ति ने प्रदर्शन किया। मौके पर जल्द से जल्द सूरज दुबे के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। इस दौरान मुंबई में इलाजरत नेवी जवान सूरज दुबे की मौत से आक्रोशित राष्ट्रीय युवा शक्ति ने रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर जमकर नारेबाजी की। बता दें कि विगत 30 जनवरी से लापता नेवी का जवान सूरज कुमार दुबे मुंबई के पालघर से घायल अवस्था में मिले थे। उन्हें घायल अवस्था में उप जिला रुग्णालय हॉस्पिटल दहानू पालघर में भर्ती कराया गया था, जहां से डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें भारतीय नौसेना अस्पताल पोर्ट मुंबई से रेफर कर दिया था, जहां कल उनकी मौत हो गई। महाराष्ट्र में पालागांव में झारखंड के लाल सूरज दुबे को
अगवा किया जाता है, 10 लाख की फिरौती मांगी जाती है और उसके बाद उसको जलाकर उनकी हत्या कर दी जाती है। आज हम लोग राष्ट्रीय युवा शक्ति के लोग वीर शहीद परमवीर अलवाटिका चौक पर हम लोग प्रदर्शन करके झारखंड सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि तुरंत इस चीज को संज्ञान में लेकर जो भी सूरज दुबे के हत्यारे हैं उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करके वैसे दोषियों को तत्काल फांसी की सजा दे। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा है कि बजट सत्र शुरू होने के पहले निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल विस्तार हो ही जाना है, किसी भी चीज में अब देरी नहीं है। हालांकि सूची देने के नाम पर संजय जायसवाल बोलने से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि किसी भी समय मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। जब सवाल किए गए कि क्या बीजेपी में सूची दे दिया गया है, इस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप निश्चित रहिए, जब सूची दे दी जाएगी तो मंत्रिमंडल विस्तार भी हो जाएगा। सत्र शुरू होने से पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, आप सब निश्चिंत रहिए, कोई चीज की देरी नहीं है, किसी भी समय हो जाएगा। कहा जा रहा है कि भाजपा ने अभी तक कोई ऐसा नहीं है। सत्र शुरू होने से पहले निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। ने सूची दे दिया, जब सूची मिल जाएगी तो मंत्रिमंडल विस्तार भी हो जाएगा। अभी सत्र होने से पहले ये सारी चीजें तय होकर के मंत्रिमंडल विस्तार हो जाना है। और बढ़ते अपराध पर चिंता जताते हुए एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। बता दें कि यदि चर्चा रुपेश सिंह हत्याकांड की करें या फिर नालंदा में हुए 2 युवकों की हत्या की, तो आए दिन हो रही आपराधिक घटनाएं चिंता का विषय बना हुआ है। चिराग पासवान ने कहा कि रुपेश सिंह का पूरा परिवार इस हत्याकांड की सीबीआई जांच करने की मांग कर रहा है। इसे लेकर उन्होंने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा था। पीड़ित परिवार का मानना है कि रोड रेस को लेकर हत्या की बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता है, बल्कि किसी बड़े व्यक्ति को बचाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए पीड़ित परिवार पूरे मामले की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग कर रहा है। बिहार में यहां पर इस तरीके से उनको गोली मार दी गई, तो ये अपने में दर्शाता है कि अपराधियों का मनोबल किस तरीके से बढ़ गया है। हमारे मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं अपराध पर नियंत्रण करने के लिए ही जंगल राज का विकल्प बनकर आए थे, पर आज अगर पुनः वैसी ही परिस्थिति हो गई है और दिन दहाड़े यहाँ पर लोगों को गोली मार दी जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है। आज भी मैं नालंदा जा रहा हूँ, नालंदा में जिस तरीके से 2 युवकों की गला रेत कर उनकी हत्या कर दी गई, पासवान परिवार से ही दोनों आते थे, जिस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई, तो ये अपने में चिंता का विषय तो है ही। उम्मीद करता हूं, बार बार मैं इस बात का आग्रह कर रहा हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर उन्हीं के ही अधिकार क्षेत्र का ये विषय है। और झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने गोड्डा का दौरा किया, जहां उन्होंने पौड़ियाहाट प्रखंड के शिवनगर स्थित सिंहेश्वर नाथ धाम में पूजा करने के बाद स्वामी विवेकानंद अनाथ आश्रम में आयोजित एक कार्यक्रम में भी भाग लिया। उसके बाद किसान भवन आकर सभी कार्यकर्ता और पक्ष विपक्ष के नेता से मुलाकात की। वहीं सर्किट ऑफिस आते ही रविंद्र नाथ महतो को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान लोगों ने उन्हें अपनी अपनी समस्याओं से अवगत भी कराया। विधानसभा अध्यक्ष ने उन समस्याओं का जल्द निष्पादन करने की भी बात कही है। अपने ताकत, अपने बुद्धि, अपने लिए तमाम चीजों के सामने उनका दुख दर्द को सोच समझ करके आगे बढ़ी है और इनका बीड़ा माथा में उठाई है। इसलिए निश्चित रूप से मैं उनको धन्यवाद नहीं रख सकता और उनको जो साथ दिया है उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि आज का समय में दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कमी आया है तो यही चीज का कमी आया है, संवेदनशीलता का कमी आया है। और भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के द्वारा आज पटना के रविंद्र भवन में देश के केंद्र बजट 2021-22 पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी के मुख्य वक्ता केंद्रीय संचार और विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद और अध्यक्षता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने किया। इस संगोष्ठी में पार्टी के वरिष्ठ नेता गण और बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे।
और लोक जनशक्ति पार्टी प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री रोज पूर्ण शराबबंदी पर दुहाई देने वाले नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे। भभुआ कैमूर में जहरीली शराब पीने से 3 व्यक्तियों की मौत हो गई है और आपको बता दें कि एक की हालत गंभीर है। कहां है पूर्ण शराबबंदी? लगातार लोगों तक प्रशासन की मिलीभगत से शराब की होम डिलीवरी हो रही है। वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शासन में कानून नाम का कोई चीज नहीं है। शराबबंदी तो हमको लगता है कि बिहार में शराबबंदी कानून तो मजाक बन के रह गया और ये तो रोजमर्रे की बात हो गई है। ये कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है। रोज आप देखोगे कि रोज लोग शराब पी रहे हैं और जहरीली शराब पीने से मौत हो रही है। सरकार को सोचना है। हमको तो लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है बिहार में। कानून आपने बना दिया, लेकिन कानून का इतना मजाक उड़ रहा है कि थाने में शराब बिक रहा है। आप खुद देखोगे कि कितनी बार हुआ कि इस थाने से शराब रिकवरी हुआ, उस थाने से शराब रिकवरी हुआ। तो जिसको कानून की रखवाली करना है वही शराब बेच रहा है। तो शराबबंदी तो यहाँ न के बराबर है। और हजारीबाग स्थानीय बुड़वा महादेव में स्थित दुर्गा मंदिर के प्रांगण में सर्वभौम ब्राह्मण समाज जिला कमेटी, युवा कमेटी, महिला कमेटी की संयुक्त बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जगदानंद उपाध्याय द्वारा की गई। बैठक में जिले भर के लोग उपस्थित हुए। बैठक में निर्णय लिया गया कि 19 फरवरी को अचला सप्तमी का पूजन न्यू एरिया पहली गली मां कल्याणकारी शिव मंदिर के प्रांगण में सूर्य पूजन धूमधाम से किया जाएगा और महिला कमेटी का विस्तार किया जाएगा। आज हजारीबाग सार्वभौम चाकल जी की ब्राह्मण समाज की बैठक है, जिसमें युवा कमेटी और महिला कमेटी साथ है। और हमारे युवा कमेटी ने निर्णय लिया था कि हम लोग के जो आराध्य देव हैं सूर्य भगवान का पूजा अचला सप्तमी की पूजा करनी है और अचला सप्तमी के पूजा 19 तारीख को होगा, दिन शुक्रवार। उसी पर हम लोग विस्तृत यहाँ चर्चा कर रहे हैं और यह निर्णय हो चुका है कि न्यू एरिया पहली गली में अन्नपूर्णा भवन में एक मंदिर है शिव जी का और वहाँ कल्याणकारी शिव, उसी में हम लोग पूजा करें। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।